Namaste bachcho, welcome back to our chapter Cell, the unit of life. This chapter is also called as Cell, its structure and organization. This chapter is also called as Cell, the fundamental unit of life. Different textbooks will mention different title for this chapter, but the concept remains the same. बेटा so far what we have studied is prokaryotic cell and eukaryotic cell. अब तक के सारे लेक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक सेल का पूरा डिटेलिंग देख लिया. अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल से स्टार्ट करेंगे, जहां हम लोग यूकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो फॉर टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल इन डिटेल. Okay, now to begin with, point number 1, if you see this diagram, okay, this diagram you got to imagine ki how it is. Suppose for example you remove one cell from your friend's body. Toing. You should take permission before removing the cell beta, because bio people are mannered people. Okay, अपने बॉडी का सेल मत निकालो. देखो अपना बॉडी खराब मत करो बेटा, राइट? दोस्ती किया है तो निभाना पड़ेगा. सो यू रिमूव वन सेल फ्रॉम योर फ्रेंड्स बॉडी. अब वो सेल को हम लोग जूम करते हैं. ओम, मैग्नीफाई, नमा, बूम. अब ये सेल जूम हो गए, तो ये रहा वो सेल. लेट्स से ये है वो सेल और ये उसका न्यूक्लियस. अब ये सेल को, जो पूरा ऐसा गोल है, इसको मैं सुला देता हूं. नाउ द सेल इज लाइक दिस बेटा. कैन यू इमेजिन दिस? अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना पेरिफेरी का, ना इमेजिन इसको मैं फ्लफी कर देता हूं. इट्स लाइक अ केक. अब ये पूरा ऐसा मोटा गोल है बेटा. ओके, अब एक केक का जो मार्जिन तेरे को दिख रहा है ना, दैट्स लाइक सेल मेम्ब्रेन. और वो जो मार्जिन है उसको हम लोग ने यहाँ पे जूम करके ड्रॉ किया. दैट इज हाउ इट इज. ये पूरा का पूरा सेक्शन है ना, दिस इज सेल मेम्ब्रेन. ओके, एंड दिस इज द फ्रंट व्यू. सो द सेल मेम्ब्रेन इज रनिंग लाइक दिस, देन इट गोज ऐसा, फिर पूरा गोल होता है. दैट्स हाउ इट इज प्रेजेंट बेटा. Now we will start with first with theory points and then we will go into detailing of this. So point number 1, cell membrane is also called as plasma membrane. Next, it is also called as biomembrane. Next point that we are supposed to know, this cell membrane is present extracellularly and it is present intracellularly. It is present extracellularly and intracellularly. Now when we say extracellularly, that means ये वाला पार्ट, ये पूरा सेल मेम्ब्रेन है बेटा. एंड व्हेन वी से इंट्रासेल्युलरली, यानी सेल के अंदर जो ऑर्गेनल है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, तो उसका भी जो मार्जिन है ना, वो भी इसी स्ट्रक्चर का बना होता है बेटा. रिमेंबर दिस. सो एक्स्ट्रासेल्युलरली इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ प्रोटोप्लाज्म, or you can say protoplast, that is cytoplasm beta. Here this jelly like material, so this extracellularly it is coming in contact with this jelly like material. And intracellularly, intra means cell के अंदर, so cell के अंदर it is present in cell organelles. ठीक है, इतना याद रहेगा बेटा. नेक्स्ट, detailed structure of a cell membrane was known only after the discovery of, or you can say only after the advent means discovery, so only after the advent of electron microscope in the year 1950s.
सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद ही हमको सेल मेम्ब्रेन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर समझ में आया कि सेल मेम्ब्रेन कैसा दिखता है। क्योंकि देखो बेटा, एक सेल ही बहुत छोटा है, वो सेल का जो कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन, उसका डिटेलिंग देखने के लिए हमको स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप चाहिए था जो हमको ज्यादा मैग्निफिकेशन दे, एंड दैट वाज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो डिटेल्ड स्ट्रक्चर वाज नोन ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द ईयर 1950। नेक्स्ट, chemical study of various cells, especially human RBCs, revealed details of cell membrane। यानी बहुत सारे सेल हमने डिटेल में पढ़ा, स्पेशली हमने ह्यूमन आरबीसी का सेल, रेड ब्लड सेल, इसको डिटेल में पढ़ा, और उसके सेल मेम्ब्रेन को पढ़ने के बाद हमको उसका केमिकल नेचर पता चला कि वो कौन से केमिकल का बना है और वो कैसा दिखता है बेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड रिमेंबर, सेल मेम्ब्रेन का थिकनेस इज 75 एंगस्ट्रॉम यूनिट। 75 angstrom unit, remember that thickness is 75 angstrom unit, and this cell membrane is trilaminar. Trilaminar means it is made up of 3 layers। अब सर ये 3 layers क्या है, इसके लिए वापस से आते हैं बेटा। समझो ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल को हम लोग ने सुला दिया बेटा। अब सेल मेम्ब्रेन कहाँ है बेटा, ये देखिए, ये ओ तेरी मेरे पास आया, देख ओ गया इधर, ये सेल मेम्ब्रेन बराबर है। अब इसको जूम कर देते हैं तो ये सेल मेम्ब्रेन मोटा है, अभी ऐसा जा रहा है ये सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसमें 3 लेयर है, देखो कौन सा, ये सर्कल वाला, यू कैन सी दिस सर्कल बेटा, ओके, दैट इज फर्स्ट लेयर। सो ये पूरा का पूरा सर्कल। उसके बाद यू कैन सी द थ्रेड लाइक पार्ट, द टेल लाइक पार्ट, दैट इज द सेकेंड लेयर, एंड देन अगेन द सर्कल। सो कैसा है, सर्कल है, दैट इज फर्स्ट लेयर, पूरा ऐसा गोल में, ओके। उसके बाद टेल लाइक पार्ट, सबका टेल लाइक पार्ट, दैट इज द सेकेंड लेयर, एंड अगेन द सर्कल लाइक पार्ट, दैट इज द थर्ड लेयर। दैट इज व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ट्राइलैमिनर, बिकॉज इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेयर्स। नेक्स्ट, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बना किसका है, व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? सो वी विल से सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स। नॉट टू फॉरगेट, लिपिड्स का मीनिंग इज फैट्स, ओके। अब इसमें फैट्स भी है और प्रोटीन्स भी है बेटा। जो फैट्स हैं, जो लिपिड्स है इसमें, वो फॉस्फोलिपिड है, एंड स्पेशली वो जिस केमिकल के बने हैं, दे आर कॉल्ड एज फॉस्फोग्लिसराइड्स। फॉस्फोग्लिसराइड्स, ये याद रखने का, okay। So the cell membrane is made up of lipids and proteins both. The lipids are usually phospholipids, which are chemically made up of phosphoglycerides. Now these lipids, they are consisting of head, okay, which is hydrophilic, and tail, which is hydrophobic. Now here we come across 2 words, hydrophilic and hydrophobic. The word hydro means water, and the word philic means to love. फोबिक और फोबिया का मतलब होता है डर, ओके। अब जिससे डरते हो उससे दूर रहोगे। सो यहां पर फोबिक का मीनिंग यू टेक इट एज टू हेट। सो फिलिक मीन्स टू लव, यानी प्यार करना, और फोबिक मतलब नफरत करना। सो हाइड्रोफिलिक यानी पानी से प्यार करता है, यानी पानी को एब्जॉर्ब करता है बेटा, और हाइड्रोफोबिक यानी पानी को फेंक देगा, वो पानी पसंद नहीं करता है बेटा। तो समझा, फिलिक जैसे तू और मैं, हम लोग क्या है, वी आर बायोफिलिक,
And if you come across anybody who's biophobic, then you get that particular person to this channel, Yo-Yo Bio, and it is Avasthi sir's responsibility to convert biophobic into biophilic. सर बहुत हाई-फाई लैंग्वेज में बात है. इजी. फिलिक मतलब प्यार करना, फोबिक यानी नफरत करना. अब ये देख कैसा है. सेल मेम्ब्रेन जो है ना बेटा, उसका आगे का सरफेस अगर तू देखेगा, ओके, अब ये पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन दो मटेरियल का बना है बेटा. ओके, ये बना है फैट्स का और ये बना है प्रोटीन्स का बेटा. ओके, इसमें ये जितना भी तुमको पिंक वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये सब प्रोटीन्स है, और बाकी पूरा जो सर्कल वाला पार्ट दिख रहा है ना व्हाइट कलर का, वो सब का सब फैट्स है. मैं ये कॉन्सेप्ट पे वापस आता हूँ. हम लोग एक सेल निकालते हैं हमारे बॉडी से बाहर, ये उसका सेल मेम्ब्रेन है. अब ये सेल को इमेजिन करो, इट इज लाइंग डाउन ऐसा. ओके, तो ये पूरा सेल मेम्ब्रेन यहाँ से घूम के जा रहा है. अब इसको है ना मोटा इमेजिन करो, दैट्स लाइक अ केक. तो केक का मार्जिन इमेजिन कर, तू वहां से देख रहा है बेटा. सो दैट्स हाउ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द केक इज. अब तू जब वहां से देखेगा तो तेरे को केक का खाली इतना सरफेस दिखेगा ना, इतना पट्टा दिखेगा, और वो पट्टा मैंने यहां ड्रॉ किया, ये. एंड येलो कलर का एंड रेड कलर का, दीज आर लाइक कैंडल्स ऑन द केक, विच आर इमर्स्ड, विच आर बरीड इनटू द केक बेटा. अब केक का जो तेरे को पट्टा दिख रहा है ना, जो मार्जिन वहां से दिख रहा है बेटा, ओके, वैसे ही अपना सेल मेम्ब्रेन है. तो सेल मेम्ब्रेन में तू क्या देखेगा, ऐसा सर्कल सर्कल है. सो दीज आर हाइड्रोफिलिक हेड, गोल गोल. ये देख, ये हाइड्रोफिलिक हेड, ये गोल, ये दूसरा. सो ऐसा एक हाइड्रोफिलिक हेड ऊपर है, नीचे है, और हर हेड में से देयर आर टू हाइड्रोफोबिक टेल्स कमिंग आउट बेटा, ऐसा. सो यू कैन सी हाइड्रोफोबिक टेल, 1 2, हियर आल्सो 1 2. नाउ यू इमेजिन कि ये जो तुझे आगे की तरफ दिख रहा है ना, यानी वहां से देखने पे एक सेल का मेम्ब्रेन ये है, वहां से देखने पे तेरे को ऐसा हाइड्रोफिलिक हेड दिख रहा है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, और बीच में टेल है ऐसा. और ये पूरे में है बेटा, पूरा ऐसा गोल. यू गेट दैट पॉइंट? ओके, दैट्स हाउ इट इज प्रेजेंट ऑल अराउंड द सेल. सेकेंडली, अब यहां पर हाइड्रोफिलिक हेड है ऐसा, और उसमें से टेल निकल रहा है बेटा. ओके, नीचे की तरफ भी हाइड्रोफिलिक हेड है, उसमें से टेल निकल रहा है. सेम चीज पीछे रिपीट होगा, इसके पीछे भी हाइड्रोफिलिक हेड है. यानी ये जो बाकी के व्हाइट व्हाइट सर्कल दिख रहे हैं ना, दीज आर आल्सो मेड अप ऑफ लिपिड्स, फैट्स के बने हैं, और उसका हेड वाला पार्ट है. अनदर लैंग्वेज, रिमेंबर, द टेल गोज परपेंडिकुलर टू द हेड. अब हेड्स आर प्लेस्ड लाइक दिस, लाइक स्फीयर, सर्कल की तरह, 1 2 3 4. सो हेड इज लाइक दिस. Here they are placed, and the tail is coming down. So the tail is coming down, na? So it's perpendicular to the head. Remember this language. Getting it? Chalo, let us finish the naming of this. This pink wala protein at the center is called as integral protein. Higher up here, the green color ka part is called as sugar. The yellow colored part is called as a peripheral protein. Then head and tail. Head and tail. So you see, इस head को और इस head को साथ में मिला के we will call it as phospholipid. Phospholipid bilayer. Why bilayer? Because it's double layer बेटा. Bi means two, so double layer है बेटा. Okay. अच्छा, other than that, यहाँ पर येलो कलर का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, that is cholesterol, and this is called as fluid mosaic model of cell membrane, which is also called as plasma membrane. Okay, चलो बेटा, take a screenshot of this. Take a screenshot of this beta. Done? All right. Now I will rub this part.
ऑलराइट नाउ बेटा जो हेड वाला पार्ट है ना, ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पोलार हेड. एमसीक्यू में आ सकता है याद रखने का. एंड द टेल वाला पार्ट इज कॉल्ड एज नॉन पोलार टेल. नाउ सर व्हाट इज पोलार एंड व्हाट इज नॉन पोलार? दैट गोज एज पर केमिस्ट्री. थोड़ा हाई फाई हो जाता है. इफ इन अ बॉन्ड इफ यू फाइंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ओके, देन यू कॉल इट एज अ पोलार कंपाउंड्स. एनीवे नॉट मच इंपॉर्टेंट. यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना कि अपना जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो लिपिड्स और प्रोटीन्स का बना है. ओके, जहां पे व्हाइट वाला पार्ट लिपिड्स है और रेड वाला पार्ट प्रोटीन्स है. सो इट्स लाइक द ब्रेड वाला पार्ट, ब्रेड अपने केक में ब्रेड वाला पार्ट लिपिड्स है और बीच बीच में मैंने जो कैंडल डाला है ना वो प्रोटीन्स है बेटा. अब इसमें जो लिपिड्स जो फैट वाला पार्ट है उसमें मैंने क्या देखा कि इसमें ऐसा स्पेरिकल हेड और टेल है. हेड इज हाइड्रोफिलिक एंड द टेल इज हाइड्रोफोबिक. रिमेंबर दिस मच बेटा. नेक्स्ट, polar head protects the tail from the external environment. It was also found that phospholipid cell membrane also contains कोलेस्टेरॉल. हमारे सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, हमने देखा ना बेटा यहाँ पे, राइट? सो रिमेंबर इट ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल. नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स proteins and carbohydrates. The ratio of proteins is to fats, that is proteins is to lipids, varies in different cells. यानी हर सेल के अंदर कितना प्रोटीन होगा और कितना फैट्स होगा, हर केक में कितना ब्रेड होगा और कितना कैंडल होगा, ये अलग अलग केक में रेशियो अलग अलग होगा बेटा. वैसे द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड द प्रोपोर्शन ऑफ फैट्स विल वेरी. वेरी मीन्स टू चेंज, बदलते जाएगा अलग अलग सेल में बेटा. 52% प्रोटीन्स and 40% lipids is found in human erythrocytes. अभी यहां पे इस पे ध्यान दो बेटा. एरिथ्रो का मीनिंग इज रेड, ओके, एंड साइट्स का मीनिंग इज मैच्योर्ड सेल, एंड these are present in our blood. So erythrocytes are also called as RBC. See, RBC is also called as red blood cells. You can also call them as red blood corpuscles. But in hi-fi language, in our bio language, they are called as erythrocytes. Local language में, simple भाषा में, लाल रक्त कण. लाल means red, रक्त means blood, कण means cell. आज के बाद आरबीसी, लाल रक्त कण, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, डोंट यूज दीज वर्ड्स. यूज वर्ड्स लाइक एरिथ्रोसाइट्स. सी, अ गुड बायो स्टूडेंट शुड नो हाई-फाई लैंग्वेज एंड द गटर लेवल लैंग्वेज आल्सो. ओके, राइट? सो दैट डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन यू शुड नो हाउ टू टॉक. व्हेन आई एम टॉकिंग टू अ सिंपल पर्सन, राइट, इन अ क्लिनिक आई विल से टू द पर्सन दैट आपका लाल रक्त कण कम हो गया. बट व्हेन आई एम टॉकिंग टू माय बायोलॉजी फ्रेंड, आई विल से एरिथ्रोसाइट्स हैज डिक्रीज्ड.
You get that point? Moving on. Next. So 52% proteins है और 40% lipids है in human erythrocytes, that is in human red blood cells. Next, it is said that our cell membrane is like number of protein iceberg, number of protein icebergs floating in the sea of lipids. They are like number of protein icebergs floating in the sea of lipids. अब देखो इसको कैसे कंपेयर किया. You all know iceberg. See, iceberg is what? Iceberg is like बर्फ का पहाड़. Okay, so let's say suppose for example, ये बर्फ का पहाड़ है और ये वाटर है. So अब पानी में कैसे बर्फ का पहाड़ रहता है? You find those icebergs, right? Icebergs are compared to proteins. And the water in the sea is compared to lipids. अब यहाँ पे जिस तरह से lipids में proteins are penetrating them, वैसे ही sea water में iceberg is penetrating. So cell membrane is also compared to number of protein icebergs which are floating in the sea of lipids. Got it, beta? चलो, take a screenshot of this. Done? All right. डिटेल्ड लेक्चर है बेटा, ध्यान देते जा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और नोट करते जाए इसको. Now, the proteins which are present in our cell membrane. So the proteins of the cell membrane, cell membrane. चीफ मिनिस्टर ना सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है ना बेटा, दो तरह का. सो दीज प्रोटीन्स डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, depending upon the ease of extraction, these proteins are classified into two types as extrinsic proteins and intrinsic proteins. Extrinsic proteins are also called as external proteins. Intrinsic proteins are also called as internal proteins. Extrinsic proteins, these are present only on the surface. So they are present just on the surface of the cell membrane. Whereas intrinsic proteins, they are either partially or completely buried in the cell membrane. I will tell you the meaning of this. The meaning goes like this. Listen to me very carefully बेटा. जैसे कि वो केक, ठीक है, अब केक के ऊपर अगर मैंने कैंडल सिर्फ रख दिया है, ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम प्लेसिंग द कैंडल जस्ट ऑन द सरफेस. उप्स, ये तो गिर गया. हाँ, इफ आई एम प्लेसिंग द कैंडल जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द केक, राइट? So this is like extrinsic protein because it is present only on the surface. Now suppose if I immerse the candle inside, you see, now I am immersing it inside. Now if the candle is immersed inside, or if the candle is completely immersed inside, let's say the candle runs like this, it goes from one end and it comes out from another end. I will give you an example. Okay, so suppose for example, this is the first candle which is placed on the surface. तो ये surface के ऊपर रखा है just, ये देख, वापस गिर जाएगा. ओके, तो ये surface के just ऊपर रखा है मैंने. तो ये क्या हुआ? देखो ये surface के just ऊपर रखा है बेटा, राइट? तो ये क्या हुआ? ये extrinsic protein हुआ. क्यों?
एक्सट्रिंसिक क्योंकि ये सरफेस के ऊपर है, इसको तो मैं हटा सकता हूँ। अब इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होगा ना, वो केक में है ना, मैंने वो कैंडल को इमर्स करके रखा है, यू सी दिस, ये इसके अंदर गया हुआ है। अच्छा, अगर मैं चाहूं तो इसको और इसके अंदर डाल दूं ताकि ये आर पार दिखेगा मुझे, जिस तरह से ये वाला प्रोटीन आर पार दिख रहा है, सो इट इज इमर्स्ड इनसाइड, यू गेट दैट पॉइंट। सो वैसे ही हमारे सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होते हैं दो तरह के होते हैं, जो प्रोटीन ऊपर ऊपर चिपके रहते हैं ना जस्ट ऑन द सरफेस, उसको बोलने का एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नली सरफेस के ऊपर है, और जो उसमें से या तो फिर आधा उसके अंदर घुसा हुआ है या फिर पूरी तरह से इट इज रनिंग थ्रू द कंप्लीट थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिक और इंटरनल प्रोटीन। अच्छा, नाउ हियर एक्स्ट्रा पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इज एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल प्रोटीन्स, दीस आर आल्सो कॉल्ड एज पेरिफेरल प्रोटीन्स। And intrinsic or internal proteins are also called as integral proteins. और इसमें से वो वाले प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के आर पार चले जाते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, इतना समझा बेटा? चलो अब हम लोग स्टोरी पे वापस आते हैं। मैंने मेरे दोस्त के बॉडी से एक सेल निकाला बाहर, वो सेल को जूम किया, वो सेल बड़ा हो गया, दिख रहा है गोल सेल। अब ये सेल को मैंने सुला दिया। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये हम लोग उसकी बात कर रहे हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन किसका बना है, तो हम लोग ने इसको ओम मैग्नीफाई नमः बूम, ये जूम हो गया, अब ये मोटा हो गया। ये देख सेल मेम्ब्रेन, जो पतला सा लाइन था ना गोल, अब ये मोटा सा बैंड है, ऐसा जा रहा है। अब तू उसको वहां से देख रहा है ना, तो उसमें क्या है, ऊपर की तरफ ऐसा लिपिड्स है पूरा गोल में, नीचे की तरफ भी लिपिड्स है गोल में, और लिपिड्स के ना ये हेड के साथ साथ ऐसा टेल है पूरे गोल में। पर तू वहां से देखेगा तो तुझे सिर्फ इतना पट्टा दिखेगा ना, इसलिए देखो खाली यही पट्टा दिख रहा है। अगर ये सेल को पूरा गोल इमेजिन करना तो ऐसा घूम के पूरा ऐसा गोल सेल बनेगा बेटा। अच्छा, अब ये हाइड्रोफिलिक हेड विथ हाइड्रोफोबिक टेल, और लिपिड्स का दो लेयर है ना, एक टेल ऐसा नीचे की तरफ आ रहा है और एक टेल ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं लिपिड बाइलेयर, लिपिड्स का डबल लेयर है। और तो और इसमें फिर प्रोटीन्स है रेगुलर इंटरवल में बेटा। जो प्रोटीन ऊपर ऊपर ही चिपका है उसको हम लोग एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, और जो प्रोटीन उसमें टोटली इमर्स्ड है या फिर पार्शियली इमर्स्ड है, आधा या तो पूरा उसके अंदर धसा हुआ है, घुस गया है उसके अंदर, आर पार जा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। सर ये पूरा स्ट्रक्चर किसने डिस्क्राइब किया? दिस स्ट्रक्चर वाज डिस्क्राइब्ड बाय टू साइंटिस्ट, दैट इज सिंगर and Nicholson in the year 1972। सर ये तो ऑक्यूपेशन हुआ, गाना गाने वाला सिंगर नहीं, ऑक्यूपेशन नहीं, नाम है साइंटिस्ट का। ओके, सो सिंगर एंड निकोलसन, ये दोनों ने मिलके, इमेजिन बेटा, इतना कमाल के लोग हैं बेटा, ओके, जोक्स अपार्ट, कमाल के लोग, रिमेंबर, ये दोनों ने मिलके सेल मेम्ब्रेन का इतना डिटेलिंग ढूंढा। सोचो हमारा छोटा सा सेल जो नजर ही नहीं आता, उसका कवरिंग जो हमको ऐसे एक लाइन की तरह लगता रहेगा, उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो पता चला वो सिंगल सा कवरिंग नहीं है, उसमें लिपिड का डबल लेयर और रेगुलर इंटरवल में प्रोटीन है। रिमेंबर द फैंसी सेंटेंस आल्सो, नंबर ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स। गेटिंग इट बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। लिया? ऑलराइट, चलो अब मैं ना डायग्राम वाला पार्ट भी हो चुका है बेटा, तो डायग्राम भी रब कर देता हूं। Singer and Nicholson described this model as a fluid mosaic model. So our cell membrane was described by Singer and Nicholson in the year 1970। बोल बोल बोल, अभी सिखाया था ना।
इन द ईयर 1972 ये लोग ने सेल के मेम्ब्रेन के मॉडल को बोला कि इट इज अ फ्लूइड मोसैक मॉडल। अच्छा, इसको फ्लूइड मोसैक मॉडल क्यों बोला है? क्योंकि बेटा ये कैसे है, पूरा जेली लाइक है। आई विल एक्सप्लेन यू द डिटेलिंग ऑफ दिस फ्लूइड मोसैक मॉडल explains the quasi-fluid nature. Quasi-fluid means almost fluid nature. The quasi-fluid nature of the cell membrane allows lateral movement of proteins on lipid bilayer। अब इसका मीनिंग क्या है मालूम है? ये देखो, जो लिपिड बाइलेयर था ना, लिपिड्स ऐसे हाइड्रोफिलिक हेड, नीचे की तरफ भी हाइड्रोफिलिक हेड, और बीच में तूने देखा ना हाइड्रोफोबिक टेल्स, ये सब लिपिड्स हैं। अब ये सब कैसे, ये जेली लाइक है बेटा, यानी थोड़ा फ्लूइड भी है और थोड़ा सा है ना सॉलिड भी है बेटा, और तो और फिर उसके बीच में प्रोटीन्स है। अब इसका मीनिंग कैसा है मालूम है? समझो फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन अगर अभी यहां पर है, ठीक है, ये रहा वो प्रोटीन, और इधर समझो हाइड्रोफिलिक हेड और यहाँ पर हाइड्रोफिलिक हेड। सो कुछ टाइम के बाद ना ये प्रोटीन यहाँ से शिफ्ट होके उस तरफ भी जा सकता है। ये कैसी बात हो गई मालूम है? सोचो मैं खड़ा हूं, मैं प्रोटीन हूं, मेरे बाजू में यहाँ पर एक बड़ा फुटबॉल है, यहाँ पर एक बड़ा सा फुटबॉल है बेटा। सो दिस इज लिपिड, दिस इज अनदर लिपिड, ठीक है, और पीछे की तरफ भी बहुत सारे फुटबॉल है। हमने देखा ना व्हाइट कलर का बहुत सारा स्फेरिकल स्ट्रक्चर था बेटा। सो आई कैन मूव इन बिटवीन द बॉल्स एंड आई कैन गो ऑन दिस साइड, okay, or I can move in between the balls and I can go on that side or on the back side also, okay, यानी ये कैसा ना, ये शिफ्टिंग चलते रहता है बेटा। ओके, सो जो प्रोटीन अब यहाँ पे खड़ा है ना, ये थोड़ा सा पीछे शिफ्ट होके अपने लाइन में साइड में भी आ सकता है। सो इसका लैटरल मूवमेंट हो सकता है, यानी साइडवर्ड्स मूवमेंट हो सकता है। ओके, एंड इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। नाउ दिस एबिलिटी, अभी एमसीक्यू में पूछेंगे कि लिपिड्स और प्रोटीन्स में से कौन मूव कर रहा है, तो याद रखना सिर्फ प्रोटीन्स मूव कर रहा है, लिपिड्स मूव नहीं कर रहा है। सो दिस एबिलिटी of lipid, sorry, this ability of proteins to move within the membrane is called as फ्लूइडिटी। अब फ्लूइडिटी, ये प्रॉपर्टी क्या है? फ्लूइड्स विल ऑलवेज फ्लो, तो प्रोटीन जितना ज्यादा मूव कर पाएगा, यानी सेल मेम्ब्रेन उतना लिक्विड जैसा है ना, उतना फ्लूइड जैसा है। अगर समझो फॉर एग्जांपल एकदम सॉलिड रहता है, ये प्रोटीन मैंने यहाँ इमर्स करके रख दिया और ये पूरा सॉलिड एकदम जमा हुआ है, तो ये प्रोटीन नहीं मूव कर पाएगा। पर आजू बाजू का अगर जेली लाइक मटेरियल है, सो दिस प्रोटीन इट कैन वेव एंड इट कैन मूव ऑन दी अनदर साइड बेटा। सो जितना मूव करने की एबिलिटी रहेगी उसको हम लोग फ्लूइडिटी बोलेंगे, ये याद रखो। नेक्स्ट, अब सेल के अंदर बाहर अगर कोई मटेरियल आते जाता है तो सेल उसको अलाउ करेगा कि नहीं अलाउ करेगा? सो लेट अस सी द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में ऑलवेज रिमेंबर दैट द सेल मेम्ब्रेन इज ऑलवेज सिलेक्टिवली परमिएबल। Cell membrane is selectively permeable. Now, permeable means what? To allow. Now, there is a term called as freely permeable. Freely permeable यानी सब तरह के मटेरियल को आने देगा, सब तरह के मटेरियल को जाने देगा। Okay? Then there is a word impermeable, यानी किसी को नहीं आने देगा, किसी को नहीं जाने देगा। Then बेटा we have this word selectively permeable. दैट मीन्स ये मटेरियल को पहले सिलेक्ट करता है। हाँ, अगर वो मटेरियल काम का है तो अंदर आएगा, और अगर वो मटेरियल काम का नहीं है तो उसको अंदर आने नहीं देगा।
आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल. जो प्लांट सेल में बाहर वाला बाउंड्री है ना, ओके राइट. सो हियर व्हाट हैपेंस इज सेल वॉल इज लाइक अवर बिल्डिंग का गेट विच इज फ्रीली परमिएबल. कौन आया कौन गया किसी को लेना देना नहीं. बट उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है. यानी बिल्डिंग का जो गेट है उसके अंदर हमारा घर का जो दरवाजा है अब वो सिलेक्टिवली परमिएबल. मोमेंट समबडी कम्स टू द डोर एंड डज नॉक नॉक, तो हम क्या करेगा, सबसे पहला ऐसा देखेगा कानी आंख से. सर कानी आंख बैड लैंग्वेज. यू विल विंक योर आईज एंड देन यू विल सी. फिर तुम देखेगा. हाँ, अगर तुम्हारा दोस्त है तो तुम सिलेक्ट करेगा, फिर उसको परमिशन देगा अंदर आने की, देन यू विल ओपन द डोर. और अगर तुमने देखा कि पड़ोस में जो आंटी है वो आई है शक्कर मांगने को, फ्री का शक्कर मांगने आई है, तो तुम उसको क्या बोलेगा, घर में कोई नहीं, राइट. सो अब तुम क्या कर रहा है, यू आर एक्टिंग लाइक सेल मेम्ब्रेन, यू आर बीइंग सिलेक्टिवली परमिएबल, whom टू अलाउ एंड whom नॉट टू अलाउ. ये समझा बेटा. नेक्स्ट, अब जब भी कोई मटेरियल सेल के अंदर या बाहर आता जाता है तो 2-3 तरीके से आ जा सकता है बेटा. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब जैसे तुमको यहां से लेट से गुजरात जाना है तो तुम रोडवेज रास्ते से भी जा सकते हो, तुम रेलवेज से भी जा सकते हो, एरोप्लेन से भी जा सकते हो, राइट. सो ये क्या अलग अलग मेथड्स है ना ट्रैवल करने के. उसी तरह से सेल के अंदर अगर कोई भी मटेरियल आता है या जाता है सो डिफरेंट मेथड है. द फर्स्ट मेथड इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन किसका किसका होता है, डिफ्यूजन ऑक्सीजन का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है और न्यूट्रल सोल्यूट्स का होता है. याद रखना ये एमसीक्यू में आता है. अब डिफ्यूजन का मतलब क्या होगा, सो लेट्स से बेटा दिस इज द सेल, ओके. अब ऑक्सीजन गैस काम का है ना, तो ऑक्सीजन गैस डायरेक्टली सेल के अंदर आ जाता है बेटा. और यही सेल में से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है वो वेस्ट गैस है, वो गैस डायरेक्टली बाहर आ जाता है. बट दिस मूवमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. बाहर की तरफ अगर ऑक्सीजन ज्यादा है देयर इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, और सेल के अंदर अगर ऑक्सीजन कम है देयर इज लो कॉन्सेंट्रेशन. सो ऑक्सीजन इज ऑटोमेटिकली एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. सेल के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर फेंक देगा. दिस डायरेक्ट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. नेक्स्ट, और ये डिफ्यूजन किसका किसका होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रल सोल्यूट्स. ये लोग को कभी भी सेल के अंदर बाहर आना जाना होता है, सो दे हैव टू मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. मूविंग ऑन. अब जब भी है ना वाटर को सेल के अंदर बाहर आना जाना होता है, सो वाटर के मूवमेंट के लिए खास तरह का ट्रांसपोर्ट है जिसको बोलते हैं ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस का डेफिनेशन इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. Remember, so osmosis बोलता है water will move from higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane. यानी ऐसा कोई ना कोई बीच में मेम्ब्रेन रहेगा जो सेमी परमिएबल है, जो सिलेक्टेड मटेरियल को ही आने जाने देगा बेटा, ओके. एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करता है, यानी सिर्फ वाटर को अलाउ करता है बेटा, ओके. लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ दिस. सपोज बेटा इफ दिस इज अ सेल. Now the cell membrane itself is selectively permeable. अब ये पूरा सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है. अब समझो सेल के बाहर वाटर बहुत ज्यादा है, सो देयर इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल एंड देयर इज लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल. सो अब क्या होगा बेटा, वाटर विल मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन एंड इट इज मूविंग थ्रू दिस सेल मेम्ब्रेन एंड दिस सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल. सो ये हुआ ऑस्मोसिस, और इस ऑस्मोसिस में पानी सेल के अंदर आ रहा है ना बेटा,
सो ऐसे ऑस्मोसिस को हम लोग बोलेंगे एंडो ऑस्मोसिस। इफ यू फ्यूज द वर्ड एंडोस्मोसिस भी बोल सकते हैं। इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट सेपरेटली आल्सो, एंडो ऑस्मोसिस। अब यही ऐसा इमेजिन कर बेटा, ये एक सेल है और सेल के अंदर पानी बहुत ज्यादा है। सो सेल के अंदर वाटर का देयर इज हाई कॉन्सेंट्रेशन और सेल के बाहर वाटर का देयर इज लो कॉन्सेंट्रेशन। सो वाटर विल मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन and this water will pass through this cell membrane ना, so it is passing through semi permeable membrane, so ये osmosis होगा। पर इस osmosis में पानी सेल के बाहर जा रहा है, so इसको हम लोग बोलेंगे exoosmosis। प्रोनाउंसिएशन वाइज exosmosis भी बोल सकते हैं बेटा। exo मतलब exit, exit मतलब बाहर निकलना, endo मतलब अंदर। सो पानी जब अंदर आया सो एंडोऑस्मोसिस, और पानी जब बाहर गया तो एक्सोऑस्मोसिस। और पानी का आना और जाना, उस खास ट्रांसपोर्ट को बोलने का ऑस्मोसिस। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना, उस खास ट्रांसपोर्ट को हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन। नेक्स्ट, अब ऑस्मोसिस का एक रूल सिखाता हूं, सुन बात ध्यान से। जो मटेरियल पानी में डिसॉल्व हो जाता है, जैसे सॉल्ट्स, जैसे शुगर, उसको हम लोग सोल्यूट्स बोलते हैं। जो मटेरियल पानी में डिसॉल्व हो जाता है, जैसे समझो तुम्हारे घर पे मेहमान आया, अतिथि देवो भव, पर मन में हम क्या बोलते हैं, भव भव भव, राइट, कि भाई भागो भागो भागो। अब वो मेहमान के लिए तुझे जूस बनाने बोला मम्मी ने, तो तू नींबू पानी बना रहा है, तो पानी में है ना, तूने नींबू डाला, शक्कर डाला और नमक डाला, तो शक्कर और नमक पानी में घुल जाएगा ना बेटा। तो शक्कर एंड नमक इज सोल्यूट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल, सोल्यूट ऑलवेज पुल्स वाटर। जहां भी सोल्यूट ज्यादा रहेगा ना, वो हमेशा पानी को अपनी तरफ खींचेगा बेटा। नाउ बेस्ड ऑन दिस हम लोग है ना 3 इंपॉर्टेंट सिचुएशन और कंडीशन इमेजिन करते हैं। सुन बात ध्यान से। नाउ सपोज फॉर एग्जांपल, तूने अपने दोस्त के बॉडी से एक सेल निकाला, तो ये क्या है बेटा, सेल नहीं, दोस्त का सेल, क्रेडिट देने का उसको, हाँ, तो ये तेरे दोस्त का सेल है बेटा। अब इस सेल को तू रख रहा है इन अ मीडियम विच इज हाइपरटोनिक मीडियम। जैसे हाइपरटोनिक एक वर्ड है ना बेटा, वैसे ही हाइपोटोनिक भी होता है, और वैसे ही बेटा आइसोटोनिक भी होता है। अब ये तीनों में टोनिक इज सेम ना, टोनिक का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, शॉर्ट में वी आर राइटिंग कॉन्सेंट्रेशन, और हाइपर मतलब ज्यादा, सो आई विल पुट एन अपवर्ड एरो, सो देयर इज हाई कॉन्सेंट्रेशन। वैसे हाइपोटोनिक में टोनिक मींस कॉन्सेंट्रेशन और हाइपो मींस लेस, इसलिए डाउनवर्ड एरो बेटा। आइसोटोनिक, आइसो मींस इक्वल, आई एम पुटिंग इक्वल टू साइन बेटा, एंड टोनिक मींस कॉन्सेंट्रेशन। अब सपोज तूने अपने दोस्त के बॉडी से एक सेल निकाला और उसको एक ऐसे मीडियम में रखा, मीडियम यानी आजू बाजू जो पानी है वो, और ये आजू बाजू का जो पानी है ना, आजू बाजू का जो सोल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक है यानी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी इस आजू बाजू के पानी में सॉल्ट ज्यादा है और कंपैरेटिवली पानी कम है, तभी जाके इस आजू बाजू में जो पानी है ना उसको मैं हाइपरटोनिक बोलूंगा। ये इमेजिन करो, समझो ये सेल है बेटा। अब इस सेल को जिस पानी में मैंने रखा, समझो फॉर एग्जांपल ये पानी, इसमें मैंने सेल को रख दिया, तो सेल अब जिस पानी में है, और अगर मैं बोलता हूं कि ये पानी हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक यानी इस पानी में सॉल्ट कम है
और इस पानी में वाटर ज्यादा है। ये समझा बेटा? दिस इज द सेल। नाउ आई विल गिव यू एग्जांपल। हाइपरटोनिक। नाउ सपोज फॉर एग्जांपल अतिथि देवो भव, घर में मेहमान आया, न चाहते हुए भी मेहमान आया, तो तुम क्या कर रहा है? तुमको मम्मी ने क्या सीधा घर का राजा बेटा से सीधा राजा नौकर बना दिया, बोला जा इसके लिए जूस बना के ला। तो तुम जूस बनाया, उसके लिए नींबू पानी मस्त, तो तुम उसमें सॉल्ट और शुगर डाला, मेहमान जूस पिया, उसको मजा आ गया। अब वो मेहमान रोज रोज तेरे घर आने लगा और रोज रोज तू नौकर बन के रह गया। एक दिन तूने बोला आता माझी सटकली, इनफ ऑफ अतिथि देवो भव, नाउ भव भव भव। तो तूने क्या किया ना, तूने नींबू पानी का जूस बनाना चालू किया। अब उस ग्लास में पानी है। नॉर्मली यू आर एडिंग 1 pinch ऑफ सॉल्ट, रिमेंबर 1 pinch ऑफ सॉल्ट, ओके। बट नाउ यू आर एंग्री, नाउ यू आर एडिंग 1 punch ऑफ सॉल्ट, पूरा एक मुट्ठी नमक डाल दिया और फिर मेहमान को पीने के लिए दिया। वो पिया, उल्टी किया, वॉमिट किया और उसके बाद से तेरे घर पे नहीं आया और जाते जाते भड़क गया, बोला ये कैसा जूस दिया? तो उसको बोलने का मैंने तुझे हाइपरटोनिक जूस दिया। I didn't wanted to hurt your feeling or I didn't wanted to harm you, I wanted to revise my concept। अब उस जूस को हाइपरटोनिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसमें नमक बहुत ज्यादा है और नमक के कंपैरिजन में पानी कम है ना बेटा, यानी वो जूस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। और जब तू नॉर्मली जूस बनाता था जहां यू वर एडिंग 1 pinch ऑफ सॉल्ट, वहां सॉल्ट कम था, पानी ज्यादा था, सो वो हाइपोटोनिक था। यू गेट दैट पॉइंट बेटा? हियर यू एडेड 1 punch ऑफ सॉल्ट, हियर 1 pinch ऑफ सॉल्ट। इधर एक चुटकी नमक, यहां एक चुटका नमक। ये बात समझा? अब आगे देख, सेल को जब हाइपरटोनिक मीडियम में रखेगा ना, सो बाहर की तरफ सॉल्ट ज्यादा है और वाटर कम है। कंपैरिजन में सेल के अंदर वाटर ज्यादा है। सो अब वाटर कम कहां पर है? यहां पे। नाउ दिस वाटर हैज टू मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हमेशा हायर से लोअर में जाता है ना बेटा, तो यहां पर पानी कम है और यहां पर पानी ज्यादा है, तो आजू बाजू वाला पानी क्या करेगा? सेल के अंदर जो पानी है ना उसको खींचने लगेगा बेटा, उसको एब्जॉर्ब करेगा। देखो ये सिचुएशन हो रहा है बेटा, और ये क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है? क्योंकि सॉल्ट ज्यादा है ना बाहर, और मैंने देखो क्या बोला था, सोल्यूट यानी सॉल्ट और शुगर हमेशा पानी को अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ सॉल्ट ज्यादा है ना बेटा, तो सेल का पानी खींचने लगेगा। अब इसके वजह से क्या होगा? सेल इज गेनिंग वाटर और लूजिंग वाटर। द सेल इज लूजिंग वाटर ना, उसका एक्सोस्मोसिस हो रहा है। एंड इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन सेल का साइज बढ़ेगा कि कम होएगा बेटा? साइज विल डिक्रीज। तो सेल ऐसा हो जाएगा ना बेटा, और ऐसे सेल को जो एकदम उसका साइज कम हो गया है ना, सो यू कैन कॉल इट एज द सेल विल श्रिंक, और इन हाई-फाई लैंग्वेज यू विल से द सेल हैज बिकम फ्लैसिड। फ्लैसिड मीन्स टू श्रिंक। अब ये एग्जाम में पूछते हैं, अगर सेल को हाइपरटोनिक मीडियम या फिर हाइपरटोनिक लिक्विड या फिर हाइपरटोनिक सोल्यूशन, सबका मीनिंग सेम है। अगर तुम सेल को हाइपरटोनिक पानी में रखेगा तो क्या होएगा? वो फ्लैसिड हो जाएगा। फ्लैसिड यानी श्रिंक होएगा। क्यों श्रिंक होएगा? क्योंकि उसका वाटर लॉस हो रहा है, इसलिए उसका साइज कम हो जाएगा बेटा, और वाटर लॉस हो रहा है यानी उसका एक्सोस्मोसिस हो रहा है बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब यहां देखो, अब यहां सेल को हाइपोटोनिक लिक्विड में रखा है। हाइपोटोनिक यानी कम कॉन्सेंट्रेटेड, यानी नमक कम है, कंपैरेटिवली पानी ज्यादा है। अच्छा, अब नमक कम है ना, राइट? सो नमक ही तो पानी को खींच रहा था, अब इसके पास नमक ही नहीं है बेटा, और कंपैरेटिवली वाटर ज्यादा है, अंदर की तरफ वाटर कम है। सो वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां पर वाटर अंदर जाएगा सेल के, सो यहां एंडोस्मोसिस हो रहा है बेटा। सो इसके वजह से द साइज ऑफ द सेल विल इंक्रीज। जो भी उसका साइज था उससे मोटा हो जाएगा। ऐसे सेल को हम लोग बोलेंगे द सेल विल स्वेल। हाई-फाई लैंग्वेज में द सेल विल बिकम टर्जिड। ये याद रखो।
आइसोटोनिक मीडियम, अब ये सेल जितना सॉल्ट बाहर है उतना ही सॉल्ट अंदर है, जितना वाटर बाहर है उतना ही वाटर अंदर है। सो साइज में क्या होगा बेटा, नो चेंज। सेल का शेप और साइज में नो चेंज, वाटर ना ही आएगा ना ही जाएगा, और अगर वाटर आ जा रहा है तो जितना पानी जाएगा उतना ही अंदर आएगा। डेडली इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एक सेल को हाइपरटोनिक मीडियम में रखा, सेल विल लूज वाटर, एक्सोस्मोसिस होगा उसका, द साइज विल डिक्रीज, द सेल विल श्रिंक, इट विल बिकम फ्लैसिड। खतरनाक इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। एंड इफ यू प्लेस द सेल इन हाइपोटोनिक मीडियम, then the cell will absorb water, endosmosis होगा उसके साथ, size will increase, it will swell or it will become turgid. And if you place the cell in isotonic solution, there is no change. The same form of experiment you can practically do it. How? I will guide you. Take a screenshot of this first. इसका screenshot ले लो। लिया बेटा? चलो ओके, लास्ट पार्ट है, ध्यान देना बेटा। स्कूल डेज में ना एक एक्सपेरिमेंट होता था जहां दे वर आस्किंग अस टू टेक डी-शेल्ड एग, डी-शेल्ड एग। डी-शेल्ड एग यानी किसी भी अंडे का जो कवच है ना, जो शेल है, उसको निकाल दो। सर उसको कैसे निकालूं मैं? ओके, बाय यूजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, इट हैज गॉट कोरोसिव एक्शन, सो अंडे का जो शेल है ना उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा बेटा। सो अब अंडे का ना पतला सा लेयर अंदर रह जाएगा, ओके, विच इज लाइक द सेल मेम्ब्रेन बेटा। अब ये डी-शेल्ड एग को अगर तुम सिर्फ प्लेन वाटर में रखोगे तो क्या होगा, और अगर तुम उसको सॉल्ट वाटर में रखोगे तो क्या होगा। अब प्लेन वाटर इज लाइक, मेहमान जो आया था उसको हमने एक चुटकी नमक, यानी एकदम प्लेन, पानी ज्यादा है ना उसमें, ओके, और मेहमान आया उसको 1 पंच ऑफ सॉल्ट, यानी बहुत नमक है इस पानी में, सो बहुत ज्यादा नमक, आई विल पुट 3+, और यहाँ पे तो नमक है ही नहीं, सो आई विल पुट 0। सो ये वाला पानी कैसा है, ये हाइपरटोनिक हुआ, और प्लेन वाटर कैसा हुआ, हाइपोटोनिक हुआ बेटा, बिकॉज देयर इज लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हियर, देयर इज मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब ऐसे डी-शेल्ड एग को जब प्लेन वाटर में रखोगे ना, व्हाट यू विल फाइंड, जैसा हम लोग अभी अभी डिस्कस कर रहे थे, सो प्लेन वाटर विल एक्ट एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन, उसके वजह से वाटर विल कम इनसाइड द एग एंड द साइज विल इंक्रीज, सो द साइज इंक्रीजेस, सो वी विल से इट बिकम्स अ टर्जिड, and when you place it in salt water the size it decreases, so we will say it becomes a flaccid. Same experiment you can carry out on raisins and apricots. किसमिस होता है ना, किसमिस को सिर्फ सादे पानी में रखोगे ना तो फूल जाएगा। क्यों? क्योंकि किसमिस का भी जो मेम्ब्रेन है ना, दैट इज एक्टिंग लाइक सेल मेम्ब्रेन, और उसको जब हम लोग हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं ना तो बाहर पानी ज्यादा है और किसमिस के अंदर पानी कम है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सो पानी उसके अंदर आएगा, दैट इज एंडोऑस्मोसिस। इसके वजह से किसमिस फूल जाएगा, जाड़िया पाड़िया इट बिकम्स, और जाड़िया पाड़िया swollen means what, it becomes turgid, हाई-फाई लैंग्वेज, रिमेंबर। और यही किसमिस को फिर नमक के पानी में रखेगा ना, अब नमक का पानी इज हाइपरटोनिक, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो उसमें नमक ज्यादा है, पानी कम है, तो पानी है ना किसमिस में से एब्जॉर्ब कर लेगा। यू गेट दैट पॉइंट बेटा। सो अब एक्सोस्मोसिस होगा, और एक्सोस्मोसिस होने की वजह से किसमिस का साइज और मुरझा जाएगा, इट विल श्रिंक, श्रिंक मतलब इट बिकम्स फ्लैसिड। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। एप्रिकॉट एक फ्रूट है, उसके साथ भी सेम होता है। सो बेसिकली तुमको क्या याद रखना है, कभी भी सेल को अगर हम लोग हाइपोटोनिक लिक्विड में रखेगा ना तो टर्जिड हो जाता है, उसका सेल का साइज बढ़ जाता है, और हाइपरटोनिक लिक्विड में रखेगा ना तो फ्लैसिड हो जाएगा।
गेटिंग इट? चलो मूविंग ऑन. लास्ट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट को याद रखने के लिए रिमेंबर लाइक यू आर क्लाइंबिंग अ हिल एंड यू आर कमिंग डाउन अ पर्टिकुलर हिल. एक पहाड़ है. ओके. एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? व्हेनेवर यू कैरी एनी मटेरियल फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन. और पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? व्हेनेवर यू आर पुशिंग एनी मटेरियल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ऐसा कहा जाता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय एटीपी. ए बेटा तेरे को मालूम ना एटीपी क्या? मैं तेरा अवस्थी सर. एटीपी अवस्थी तगड़ा पढ़ाता है. याद रखने का. एग्जाम में ये लिख के मत आना. जब सर मजाक करता है तो मजाक करते है. एग्जाम में ऐसा लिखा तो अवस्थी तगड़ा पीटता भी है, मारता भी है. एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ओके, आई विल राइट डाउन द फुल फॉर्म. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ATP is called as energy currency of a cell. Energy currency of a cell. Energy currency of a cell का easy meaning is कि ATP is a chemical compound. एक ऐसा chemical compound है which breaks, जब भी टूटता है ना तब it releases energy. As simple as that बेटा. अब यहां देखना, पहाड़ चढ़ रहा है अगर तू, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, राइट, तो तेरा ताकत खर्चा होएगा ना. एंड इफ यू आर कमिंग फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल तो ताकत खर्चा नहीं होएगा. पहाड़ चढ़ने के टाइम ताकत लगता है, उतरने के टाइम क्या लगता है? सिर्फ एक धक्का ही लगता है ना दोस्त का. धक्का देने का नहीं है, मजाक मजाक की बात है. ओके, सो व्हेन यू आर कमिंग डाउन, राइट, हियर नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड. अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में व्हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड? बिकॉज एक्टिव ट्रांसपोर्ट में व्हाट यू सी इज द सब्सटेंस is transported against concentration gradient. सर ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस. सो कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस के खिलाफ जा रहा है ना. ये देखना, लोअर से हायर जा रहा है, यानी जो फर्क होता है हायर से लोअर जाता है ना, सब चीज हायर टू लोअर जाता है कि नहीं. winds they blow from area of higher pressure to area of lower pressure. Electric current, okay, it flows from higher potential to lower potential. Everything flows from higher to lower, right बेटा. so यहाँ पर ये concentration के फर्क के खिलाफ जा रहा है. so ये खास बात है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की. so हमारे सेल के अंदर कई बार बहुत सारे मटेरियल उल्टा जाते हैं. they go from lower concentration to higher concentration. But in that particular condition, we will require energy so as to push that material from lower concentration to higher concentration. Passive transport में what do you notice? Passive transport में the substance is transported not against but along the concentration gradient. यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो डिफरेंस है ना उसके साथ जा रहा है ये, राइट, उसके साथ जा रहा है और ये उसके खिलाफ जा रहा है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट का वन एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप. सोडियम पोटेशियम पंप याद रखो. सोडियम केमिस्ट्री में उसका एक्चुअल नाम नेट्रियम है, इसलिए उसको Na लिखते हैं.
और पोटेशियम का केमिस्ट्री में असली नाम केलियम है, इसलिए पोटेशियम को के लिखते हैं और सोडियम को Na लिखते हैं बेटा। सोडियम पोटेशियम पंप कैसा होता है ना, समझो ये सेल है, ओके। अब ये सेल के ऊपर यहाँ खास तरह के है ना प्रोटीन्स ये सब होते हैं जो सोडियम और पोटेशियम को अंदर और बाहर आने जाने देते हैं बेटा, ओके। और सोडियम पोटेशियम पंप है ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हिसाब से काम करता है, यानी वो हमेशा है ना मटेरियल को लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन भेजता है। पर जब भी किसी मटेरियल को लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन, चाहे सोडियम हो या पोटेशियम हो, उसको जब भी वो लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन में भेज रहा है ना, ताकत खर्चा करता है, और उसको ताकत देता कौन है, एटीपी देता है। इतना एक याद रखो। लास्ट पॉइंट फॉर दिस लेक्चर, दैट पोलर मॉलिक्यूल्स, अब जैसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन में देखा था, द हेड वाज पोलर एंड द टेल वाज नॉन पोलर, ओके। सो द पोलर कंटेंट वाज द हेड एंड द टेल वाज नॉन पोलर, okay. So many a times what happens is whenever certain material has to enter inside the cell, so they can enter inside the cell only through carrier proteins beta. Okay, and this carrier proteins का जरूरत किसको पड़ता है, मोस्टली पोलर मॉलिक्यूल्स को। Now the problem is, let us say suppose for example this molecule is polar molecule, और हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसका जो हेड है, ओके, वो जो पूरा का पूरा सर्कल था हम लोग ने देखा था बेटा, ओके, वो इसको अंदर आने नहीं दे रहा है। सो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा ना, किसी और प्रोटीन को चिपकेगा, समझो इस प्रोटीन को जाके चिपक गए। सो ये वाई शेप प्रोटीन के ऊपर बैठा है, फिर ये वाई शेप प्रोटीन फ्लिप करेगा अंदर की तरफ, तब जाके वो मॉलिक्यूल सेल के अंदर पहुंच गया। तो ये वाई शेप प्रोटीन क्या है, ये कैरियर प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि इसने मॉलिक्यूल को कैरी किया। यानी ये तो वही बात हो गई ना कि समझो फॉर एग्जांपल तुमको है ना एक क्रिकेट मैच का टूर्नामेंट है, तुमको वहां परमिशन नहीं मिल रहा है, व्हाई? बिकॉज यू डोंट हैव टिकट्स। सो वहां का जो वॉचमैन है ना, द वॉचमैन इज लाइक द पोलर हेड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। वो है ना तुमको अलाउ नहीं कर रहा है अंदर, तुम पोलर मॉलिक्यूल हो, तुमको अलाउ नहीं कर रहा है। फिर तेरा एक दोस्त मिला, उसके पास 2 टिकट था, तो तेरा दोस्त तेरे को पकड़ के अंदर लेके गया। सो तेरा दोस्त क्या है, कैरियर प्रोटीन का काम कर। ये समझा बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन? वेल बच्चों, सो दैट्स ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन, ओके। जहां हमने सोचो, इमेजिन हमारे बॉडी में इतने सारे सेल है, उसमें से एक सेल जो दिखता ही नहीं है, उसका कवरिंग, और उसका कवरिंग कैसा दिखता है, उसमें लिपिड्स है जिसके हाइड्रोफिलिक हेड्स है, हाइड्रोफोबिक टेल्स है, बीच बीच में प्रोटीन है। वो प्रोटीन के भी 2 टाइप, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। फिर मॉलिक्यूल जब सेल के अंदर आता है तो डायरेक्ट आया तो डिफ्यूजन के थ्रू, पानी अगर अंदर बाहर आया तो ऑस्मोसिस के थ्रू, और वो ऑस्मोसिस में भी एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस। फिर उसके बाद अगर कॉन्सेंट्रेशन के खिलाफ गया तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलने का, कॉन्सेंट्रेशन के साथ गया तो पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलने का। ये सारा डिटेलिंग देखा बेटा। जो हमारे एक सेल के अंदर होता है वो सेल दिखता ही नहीं है, सोचो, पर ये टॉपिक तो दिख रहा है सर हमको। यही तो है बायोलॉजी बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर तुमको समझा होगा बेटा। काफी लंबा लेक्चर चला है, आई गॉट टायर्ड ऑल्सो, बट तुम्हें ना ये सारे स्क्रीनशॉट जो लिए ना, इसके बराबर नोट्स बनाओ एंड गेट बैक टू मी एंड टेल मी दैट दीज लेक्चर्स आर बेनिफिटिंग यू बेटा। आई विल फील बेटर, आई विल फील माई मेहनत हैज बीन जस्टिफाइड। टिल देन रीड बायो, ब्लीड बायो, यो यो बायो। थैंक यू बेटा।